सीनियर जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 13 आर इन्वायरमेंट करेंगे। ये लास्ट चैप्टर है 23-24 के सिलेबस के हिसाब से ये लास्ट चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज भी हमने जो बैक एक्सरसाइज नई बुक में दी है उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दी है। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि MCQs की वीडियोस बनाएं। चलिए क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम। एक एक करके आइटम को देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए ग्रास बायोडिग्रेडेबल है। ग्रास जब डेड हो जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है और खत्म हो जाता है। फ्लावर भी बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि वो मिट्टी में मिल जाते हैं। लेदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनता है। लेदर एनिमल्स की स्किन होती है। तो विद द नॉलेज आई हैव लेदर भी बायोडिग्रेडेबल है। तो लेदर नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। थोड़ा लेंथ ज्यादा लगती है क्योंकि वो ड्राई स्किन होती है तो उसको डैमेज होने में थोड़ा टाइम लगता है, डिकम्पोज होने में, लेकिन वो भी बायोडिग्रेडेबल है। ग्रास बायोडिग्रेडेबल है, वुड बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक का बायोडिग्रेडेबल का टाइम ज्यादा है तो प्लास्टिक को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो फ्रूट सीड्स जो है बायोडिग्रेडेबल है। केक बायोडिग्रेडेबल है। केक खाने वाले केक की बात हो रही है। लाइम जूस बायोडिग्रेडेबल है। केक, वुड, ग्रास सब बायोडिग्रेडेबल हैं। तो एक ही चीज इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो है प्लास्टिक। तो हम इसका आंसर ए, सी और डी लिखेंगे। चलिए तीनों आंसर हैं इसका, ए, सी और डी। सिर्फ बी में प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। फूड चेन में ऑर्डर सही होना चाहिए। जब फूड चेन बोला गया है तो पहले प्रोड्यूसर आएंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर। इनमें से कोई चीज मिस हो सकती है लेकिन ऑर्डर सेम रहना चाहिए। तो ऑर्डर में सबसे पहला जो है वो प्रोड्यूसर होना चाहिए। तो ए, बी और डी में प्रोड्यूसर है ग्रास ग्रास ग्रास। तो प्रोड्यूसर के बाद ए में वीट अलग से दिया है, वीट भी प्रोड्यूसर में आ जाएगा और मैंगो भी प्रोड्यूसर है। तो ये फूड चेन नहीं बना। तो सेकंड देखते हैं ग्रास। ग्रास गोट, गोट जो है वो आपका फर्स्ट कंज्यूमर है और ह्यूमन सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। डी में देखेंगे ग्रास फिश, फिश ग्रास नहीं खाती है तो ये फूड चेन नहीं बनेगा। चलिए तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। कैरिंग अ क्लॉथ बैग टू पुट परचेजेस व्हाइल इन द शॉपिंग। तो आपने वेस्टेज कम करना है तो जो चीज रीयूज हो सकती है वो रीयूज करनी चाहिए। इंडियन सोसाइटी में रीयूज का काफी महत्व है। तो फर्स्ट पॉइंट सही हो जाएगा। स्विचिंग ऑफ द अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन। तो एनर्जी कंजम्पशन को आप बचा रहे हो तो ये भी ट्रू हो जाएगा। वॉकिंग टू द स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग मदर्स टू ड्रॉप ऑन योर हाउस। अगर पॉसिबल है तो आप खुद स्कूल जाइए क्योंकि अगर आपकी मदर छोड़ने जाएंगी तो जाने आने में फिर एनर्जी लगेगी। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल। तो हमें पता है एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल से पर ट्रांसफर करती है। अगर एक बीच में से चेन ब्रेक हो जाएगी तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कार्निवोरस के खाने के लिए नीचे एनिमल्स नहीं है, सिर्फ प्रोड्यूसर हैं। कार्निवोरस प्रोड्यूसर नहीं खा सकते तो पूरे का पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए एक बार आंसर देखते हैं इसका। If we kill all the organism in one tropic level, transfer of energy to the next tropic level will stop। क्योंकि कार्निवोरस प्रोड्यूसर्स को नहीं खाते हैं तो एनर्जी ही ट्रांसफर नहीं होगी। Then there will be over production of the individual belonging to the previous tropic level। तो क्या हो जाएगा? The organism of a higher tropic level will die, hence it will result in imbalance of the ecosystem। food chain disturb हो जाएगा आपका पूरे का पूरा। Question 5, will impact of removing all organism in a tropic level be different tropic level। आप अलग अलग का चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा? can the organisms of any tropic level be removed without causing any damage to the ecosystem। ये हमने पिछले में कवर कर ही लिया है कि आप किसी भी ट्रॉपिक लेवल को नहीं रिमूव कर सकते। चलिए कोई आंसर देखते हैं। we remove producer from the ecosystem, herbivorous will not survive and the entire ecosystem will collapse। तो क्या होगा? हर्बीवोरस नहीं खाएंगे तो कार्निवोरस के पास नहीं पहुंचेगा। Removing the herbivorous result in increase of producer and carnivorous would not get the food। तो कार्निवोरस को फूड नहीं मिलेगा अगर आप सेकंड लेवल खत्म कर रहे हो। अगर थर्ड, रिमूविंग द कार्निवोरस रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ हर्बीवोरस टू अनसस्टेनेबल लेवल। तो हर्बीवोरस की ज्यादा संख्या हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक
फॉरेस्ट में मान लीजिए आप सारे टाइगर मार दो तो गोट्स की संख्या बढ़ जाएगी। गोट्स का मतलब है कि हर्बीवोरस की बात कर रहा हूं मैं। तो गोट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो वो सारे के सारे प्रोड्यूसर खा जाएंगी, तो क्या होगा, इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। सेम वे अगर प्रोड्यूसर ही नहीं होंगे तो हर्बीवोरस और कार्निवोरस क्या खाएंगे? कार्निवोरस तो हर्बीवोरस को खाएंगे, लेकिन हर्बीवोरस क्या खाएंगे? तो वो भी डेड हो जाएंगे। अगर वो डेड हो जाएंगे तो कार्निवोरस भी डेड हो जाएंगे। चलिए फोर्थ पार्ट, इफ वी रिमूव डीकंपोजर्स फ्रॉम द इकोसिस्टम, तो अगर डीकंपोजर खत्म कर देंगे द एनिमल डेड रिमेन्स विल पाइल अप एंड न्यूट्रिएंट वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर द प्रोड्यूसर। जो हमारी डेड बॉडीज होती हैं उन्हीं से जो न्यूट्रिएंट निकलते हैं वही सॉइल को मिलते हैं, फिर तो सॉइल के न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करते हैं तो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। 5, some or the other damage would be caused to the ecosystem if organism of any tropical level is removed। कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल आप हटाएंगे तो पूरे सिस्टम का इम्बैलेंस हो जाएगा। However, impact of removing producer or decomposer would be serve as a whole system, whole ecosystem would collapse। तो प्रोड्यूसर तो मेन है, वही तो एनर्जी आपको फिक्स करके देता है, तो उसका तो सबसे ज्यादा जरूरी है। विदाउट प्लांट सन एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विच इज द बेसिक ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो सारी अर्थ में जितनी एनर्जी है वो अल्टीमेटली सन से ही आती है। विदाउट डीकंपोजर द न्यूट्रिएंट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड मेड अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर। क्वेश्चन 6 देखते हैं, व्हाट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बढ़ना। एक लेवल से दूसरे लेवल तक जब कोई चीज बढ़ने लग जाती है तो उसको मैग्निफिकेशन बोला जाता है। Will the level of this magnification be different at different levels of the ecosystem? क्या ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है? चलिए देखते हैं। Biological magnification is a phenomenon which explains the increasing concentration of harmful chemicals like DDT with each increase in trophic level for the soil chemical absorbed by the plants। अब होता क्या है, जो एनर्जी है हर ट्रॉफिक लेवल पे कम होती जाती है, लेकिन अगर किसी लेवल में कोई केमिकल आ गया है जो कि केमिकल डीकंपोज नहीं हो रहा है, केमिकल ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो वो अगले अगले लेवल पे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम होते हैं। जैसे ही आप हायर लेवल पे जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम हो जाते हैं, नीचे वाले में ज्यादा होते हैं, ऊपर वाले में कम हो जाते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन उतना ही रहता है, तो आगे वाले लेवल में वो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। The primary consumer eat these plants and harmful chemical to calm a residue their body as their chemicals are not degradable। तो वो टूटते नहीं है, केमिकल स्टेबल रहते हैं। जैसे डीडीटी की बात की, डीडीटी स्टेबल है। They accommodate in the bodies of the organism and at the top level food chain get highest concentration of these harmful chemicals। Most of the plant products which we eat are grown in the field in which pesticides and fertilizer have been used। इसीलिए पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का एक मिनिमम और स्टिपुलेटेड लेवल मेंटेन किया जाता है कि इससे ज्यादा ना बनाए जाए। दीज आर ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग एंड अदर मींस। As the humans are the top of the level of the food chain, these chemicals get accumulated in our bodies and cause various disorder। तो इससे हमारे बॉडी में डिसऑर्डर हो जाते हैं। The level of biological magnification is different at different trophic level of the ecosystem। Number of participants पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग हो जाता है। Question 7, what are the problem caused by non-biodegradable waste that we generate? अब जो चीज डीकंपोज नहीं होती है उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? The non-biodegradable waste that we generate has the following 3 problems। 3 बताई गई हैं इसमें। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये हमने पीछे डिस्कस किया। Non-biodegradable pesticide enter in the food chain and accumulate and increase the trophic level, thus harms the organism। तो ऑर्गेनिजम्स को हार्म करते हैं। सेकेंड, these pesticides and chemicals also reduce the soil fertility when they penetrate into it। तो soil fertility over the period of time ये कम कर देते हैं, तो सॉइल या एसिडिक या एल्कलाइन हो जाती है। थर्ड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स व्हेन burned in incineration also release toxic chemicals in the environment, thus causing the air pollution। तो जब हम प्लास्टिक्स को जलाते हैं तो इनसे टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं जो हमारी एयर में अकोमोडेट हो जाते हैं। क्वेश्चन 8, if all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on our environment? Even if the waste we generate is biodegradable, it will then impact the environment। तब भी कुछ ना कुछ impact होगा। A large amount of biodegradable waste cannot be broken into harmless simpler substances। Number of decomposer limited ही है, तो वो कुछ limited amount of biodegradable waste को ही decompose कर सकते हैं। अगर biodegradable waste भी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो decomposer भी बढ़ाने पड़ेंगे। Question 9,
Why is damage to the ozone layer a cause of concern? ओजोन लेयर पे सबसे पहले हमें देखने पड़ेगा क्या काम करती है। ओजोन लेयर बाहर से आने वाली जो यूवी रेज है, अल्ट्रा वायलेंट रेज, जो काफी हार्मफुल होती हैं, उनको फिल्टर आउट कर देती है, धरती पे आने नहीं देती। अगर ओजोन लेयर चली जाएगी तो यूवी रेज हमारी धरती पे आ जाएंगी, जो कि हमारे लिए ह्यूमंस को कैंसर कोज कर सकती हैं। व्हाट स्टेप्स बीइंग टेकन टू लिमिट द डैमेज? देखते हैं। द डैमेज टू द ओजोन लेयर विल cause of concern because it causes skin darkening, skin cancer, aging and coronal cataract in the human being. कुछ बीमारियों का कारण है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। It can result in death of many photoplankton that leads to increased global warming. तो कुछ organisms को भी ये डेड कर सकती है। टू लिमिट द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर, द रिलीज ऑफ CFCs, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है, ये ऑलमोस्ट बैन हो गए हैं। कोप करके एक वर्ल्ड सोसाइटी है, उसके अंडर इनको काफी साल पहले ही 30-35 साल पहले बैन कर दिया गया था। CFC यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट, अब CFC रेफ्रिजरेंट यूज नहीं होता है। कोई भी फ्रिज या AC आप यूज करते हो उसमें CFC यूज नहीं होते हैं। और इन फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिप्लेस्ड विद एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव। अब सारे फायर एक्सटिंग्विशर और सारे ही रेफ्रिजरेंट में कोई भी CFC यूज नहीं किया जाता है। ऑल्सो द रिलीज ऑफ CFC थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल, इसको कंट्रोल करना चाहिए। चलिए क्लास 10 साइंस चैप्टर 13 और एनवायरनमेंट के हमने 9 के 9 क्वेश्चन कर दिए हैं। हमने इनको काफी डिटेल में समझाया। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हमने क्लास 10 के सारे चैप्टर जो 23-24 के हिसाब से आ रहे हैं सबको कवर कर लिया है। इसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।